एक मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क पर बिना किसी को पता लगे एक न्यूक्लियर अटैक करके उस कंट्री को तबाह कर सकती है। आज की मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में ये सबमरीन्स इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं कि ये किसी भी कंट्री की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजिक वेपन्स में से एक है। पर ये समुद्र के 3-4 किलोमीटर नीचे असल में कैसे काम करती है, ये इतने लंबे अरसे तक पानी के अंदर कैसे रहती है और जंग की सूरत में ये कितनी डेंजरस साबित हो सकती है। सबमरीन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इंसान काफी अरसे से ये सोचता रहा है कि क्या कोई ऐसी मशीन बन सकती है जो पानी के अंदर छुप कर ट्रैवल कर सके। सबमरीन्स का आइडिया सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में सामने आया जब इन्वेंटर्स ने ऐसे एक्सपेरिमेंटल वेसल्स बनाने की कोशिश की जो पानी के अंदर चल सकें, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। फिर 20वीं सेंचुरी के शुरू में ये मिलिट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गई। खासतौर पर वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी ने अपनी फेमस यू बोट्स का यूज़ करते हुए समुद्र में दुश्मन की शिप्स को टारगेट किया। इससे दुनिया को पता चला कि सबमरीन्स नेवल वॉरफेयर में कितनी पावरफुल हो सकती हैं। उस वक्त ये डीजल इंजन पर चलती थी, इस वजह से उन्हें बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता था ताकि फ्यूल और फ्रेश एयर मिल सके, और यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी क्योंकि सरफेस पर आते ही एनिमी शिप्स और उनके जो एयरक्राफ्ट होते थे वो उन्हें डिटेक्ट कर लेते थे। 1950s में टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया जब न्यूक्लियर पावर को सबमरीन्स में यूज़ करना शुरू किया गया। 1954 में अमेरिका ने यूएसएस नॉटिलस SSN 571 को लॉन्च किया गया जो दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी। इसने नेवल वॉरफेयर को बिल्कुल बदल कर रख दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से इसे डीजल फ्यूल की जरूरत नहीं रही और ये लंबे अरसे तक पानी के अंदर रह सकती थी। लेकिन आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उसका पावर सिस्टम होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नॉर्मल सबमरीन डीजल इंजन पर चलती हैं, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन एक पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी हासिल करती है। ये रिएक्टर इसके अंदर ही लगा होता है और यूरेनियम फ्यूल की मदद से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करता है। वो कैसे? जब रिएक्टर के अंदर यूरेनियम एटम स्प्लिट होते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। इस हीट से पानी गर्म होकर स्टीम बन जाता है। फिर यही स्टीम पावरफुल टरबाइंस को घुमाती है जो सबमरीन के प्रोपेलर को चलाती हैं। इसी प्रोसेस की वजह से सबमरीन समुद्र के अंदर स्मूथली मूव कर सकती है। न्यूक्लियर पावर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सबमरीन को डीजल फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये महीनों तक बिना सरफेस पर आए पानी के अंदर चल सकती है। वैसे तो अगर आप सालों तक भी कहें तो ये बिना ऊपर आए पानी के अंदर रह सकती है करीब 20 साल तक। ज़रा इमेजिन करके देखें। लेकिन जाहिर सी बात है कि फूड की सप्लाई लेने के लिए तो इसे सरफेस पर आना ही पड़ेगा। इसका पावर सिस्टम सिर्फ प्रपल्शन के लिए नहीं होता, बल्कि ये इसके अंदर लगे तमाम सिस्टम्स को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इसी इलेक्ट्रिसिटी से रडार सिस्टम्स, नेविगेशन इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम चलाए जाते हैं। इसी वजह से ये दुनिया की पावरफुल नेवीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना न्यूक्लियर सबमरीन को अपनी नेवल स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा समझती हैं। एक न्यूक्लियर सबमरीन को दुनिया की सबसे पावरफुल नेवल मशीन्स में से एक माना जाता है। इनकी पावर सिर्फ उनके न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से नहीं होती, बल्कि उनकी स्पीड, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और पावरफुल वेपन सिस्टम की वजह से भी होती है। ये समुद्र के गहरे पानी में छुपकर ऑपरेट करती है और दुश्मन को बिना पता चले टारगेट कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड और एंडोरेंस की। न्यूक्लियर सबमरीन्स डीजल सबमरीन्स के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट होती हैं और लंबे अरसे तक हाई स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है। न्यूक्लियर रिएक्टर कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसको फ्यूल रीफिल करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन्स इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं कि वो बहुत कम नॉइज़ प्रोड्यूस करें। इस वजह से एनिमी सोनार सिस्टम्स के लिए उन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा और सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है वेपन सिस्टम। ये टॉर्पीडोज के साथ हाई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी कैरी कर सकती है। टॉर्पीडोज क्या होते हैं? टॉर्पीडो असल में एक अंडर वाटर वेपन होता है जो पानी के अंदर ट्रैवल करता है। इसे आप मिसाइल नहीं कह सकते क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका और इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। टॉर्पीडो एक सिलेंड्रिकल शेप का वेपन होता है जो सबमरीन या शिप से पानी के अंदर लॉन्च किया जाता है। लॉन्च होने के बाद ये अपने इंजन की मदद से पानी के अंदर सीधा टारगेट की तरफ जाता है। आमतौर पर टॉर्पीडो पानी के अंदर ट्रैवल करता है और एक मिसाइल हवा या स्पेस में ट्रैवल करता है।
अच्छा, हर किस्म की सबमरीन भी टोरपीडो लॉन्च नहीं कर सकती। देखिए, 3 तरह की न्यूक्लियर सबमरीन है: अटैक सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और क्रूज मिसाइल सबमरीन। अटैक सबमरीन का मेन काम एनिमी शिप्स और सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करना होता है, इसलिए ये ऑलमोस्ट हमेशा टोरपीडो ट्यूब से इक्विप्ड होती हैं। कुछ न्यूक्लियर सबमरीन्स का मेन रोल न्यूक्लियर मिसाइल्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी करना होता है। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी कहा जाता है। इनका मेन वेपन मिसाइल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर में सेल्फ डिफेंस के लिए कभी कभी टोरपीडोज भी होते हैं। कुछ सबमरीन्स स्पेशली क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन होती है। दुनिया की पावरफुल नेवीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस और चाइना अपनी सिक्योरिटी और मिलिट्री स्ट्रेटजी में न्यूक्लियर सबमरीन्स पर बहुत डिपेंड करती हैं। ये समुद्र के अंदर छुपकर भी एक मुल्क की मिलिट्री पावर को रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन सिस्टम को। अब सबमरीन के अंदर क्रू को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। न्यूक्लियर सबमरीन्स में एक स्पेशल सिस्टम होता है जो पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिवाइड करता है। इस प्रोसेस से इसके अंदर फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, जिससे क्रू मेंबर्स आराम से सांस ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेश वाटर। क्रू कभी कभी कई महीनों तक बिना सरफेस पर आए पानी के अंदर रहते हैं। फिर पीने के लिए पानी कहाँ से यूज़ करते हैं? ये तो आप सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी पीने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। असल में सबमरीन के अंदर डिसैलिनेशन सिस्टम्स होते हैं जो सी वाटर को फिल्टर करके फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर बना देते हैं। ये पानी कुकिंग, ड्रिंकिंग और डेली यूज़ के लिए यूज़ होता है। तीसरी चीज़ है फूड स्टोरेज। न्यूक्लियर आपदोज में बहुत ज़्यादा फूड सप्लाई स्टोर की जाती है। क्रू के लिए महीनों तक का खाना इसके अंदर रखा जाता है। असल लिमिट खाने की सप्लाई होती है, क्योंकि ऑक्सीजन और पावर तो न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से कंटिन्यूसली मिल सकती है। इसके अंदर स्पेस बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए क्रू को छोटे कैबिन्स या शेयर्ड बंक्स में सोना पड़ता है। कभी कभी एक ही बेड को 2 या 3 लोग शिफ्ट सिस्टम में यूज़ करते हैं। इस सिस्टम को हॉट बंकिंग भी कहा जाता है। आपदोज के अंदर कोई विंडो नहीं होती, इसलिए क्रू को दिन और रात का पता भी मुश्किल से चलता है। डेली रूटीन बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। क्रू मेंबर्स शिफ्ट्स में काम करते हैं, जिसे वॉच सिस्टम भी कहा जाता है। कुछ लोग नेविगेशन सिस्टम मॉनिटर करते हैं, कुछ इंजीनियर्स न्यूक्लियर रिएक्टर और मशीनरी को चेक करते हैं, जबकि दूसरे क्रू मेंबर्स कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी सिस्टम पर नज़र रखते हैं। इंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन के लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं। इसमें छोटी सी जिम, मूवीज़ देखने के लिए स्क्रीन्स और कभी कभी वीडियो गेम्स भी अवेलेबल होती है। ये चीज़ें क्रू की मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने में मदद करती हैं, क्योंकि लंबे मिशंस बहुत स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। इसीलिए सबमरीन पर काम करने के लिए सेलर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और सिर्फ हाईली स्किल्ड लोग ही इस ड्यूटी के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स बहुत एडवांस्ड और पावरफुल मशीन्स होती हैं, लेकिन कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ह्यूमन एरर की वजह से इनमें सीरियस इंसिडेंट भी हो चुके हैं। सबसे मशहूर एक्सीडेंट्स में से एक K141 कर्स का डिजास्टर है। ये रशियन न्यूक्लियर सबमरीन अगस्त 2000 में बैरन सी में एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबमरीन के टॉरपीडो कंपार्टमेंट में एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ, जिसके बाद सबमरीन समुद्र में डूब गई। इस एक्सीडेंट में सबमरीन पर मौजूद तमाम 118 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। ये इंसिडेंट रशिया की नेवल हिस्ट्री का सबसे ट्रैजिक सबमरीन डिजास्टर था। इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। 1963 में यूएसएस थ्रेशर SSN 593 टेस्टिंग मिशन के दौरान अटलांटिक ओशन में डूब गई थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मैकेनिकल फेलियर और फ्लडिंग की वजह से सबमरीन कंट्रोल खो बैठी। इस एक्सीडेंट में 129 लोगों की जान गई। एक और इंसिडेंट 1968 में हुआ, जब K129 पैसिफिक ओशन में मिस्टीरियसली डूब गई। इस सबमरीन के एक्सीडेंट की एग्जैक्ट वजह आज तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये केस अभी तक भी एक नेवल मिस्ट्री माना जाता है।